नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि मैं राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बोलूँगा और समाज में, तो मैं राजनीतिक दृष्टिकोण पे कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। जो दर्शन हो रहा है, जो दिख रहा है, जो पढ़ा है, उससे मुझे जो लगता है, और लोग कहते हैं कि जो सत्तासीन पार्टी है ये सांप्रदायिकता बढ़ा करके सत्ता में आती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता का बीज बोया किसने है? तुष्टीकरण का मौका किसने दिया है? इस देश की संस्कृति और इतिहास जो कलंकित हुआ है वो किस विचारधारा के कारण हुआ है? उसी असमानताओं के कारण, सामाजिक, आर्थिक और जातीय भेदभाव के कारण उस विचारधारा को यहाँ प्रबलता मिली। और उस विचारधारा की प्रबलता राष्ट्रवाद के भाव की नहीं है, केवल उस विचारधारा को वैश्विक स्तर फैलाने की है। ऐसी विचारधारा को देश में पनपना और उन्हें उसके द्वारा सत्ता में रहना, तुष्टीकरण करना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध तो नहीं है ना? जब अपराध नहीं है, अगर आवाज़ उठाई और उसको नकारा जाता तो आप कह सकते हैं कि भाई वो गलत तरीके से आए हैं। इसका मतलब पूर्ववर्ती पार्टियों ने, सरकारों ने राष्ट्र के आम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, संस्कृति के लोग को इतना विद्वलित किया कि दूसरी पार्टी को इस बात का आवाज़ उठाने का मौका मिला और वो आज सत्तासीन है। ये बिल्कुल सत्य है और ये स्वीकार करना चाहिए। आत्ममंथन विपक्ष की पार्टियों को करना चाहिए कि आप सत्ता के लिए देश की संस्कृति और देश के इतिहास को और देश को मिटाने तक भी तैयार हैं। देश के सम्मान और संस्कृति और इतिहास की रक्षा का आपको ज़रूरत नहीं लगती, आपको केवल सत्ता से प्यार है। तो इस विचारधारा को पनपना और उस विचारधारा को रोकना ये देश की जनता ने वोट के द्वारा एहसास कराया है ना, तभी तो सत्ता में है। ये तो सत्ता का कारण है। मैं इस सत्तासीन पार्टी से राष्ट्रवाद के और इस तुष्टीकरण के विरोध के कारण तो मैं समर्थक हूँ, लेकिन और सभी लोग हैं जिन्होंने सत्ता दे रखी है। मैं अपनी बात व्यक्तिगत रूप से करूँ, हमारे किसान लोगों की बात करूँ, तो किसान हित के लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह इन पर भी लगता है। हमारे किसान नेताओं ने जितना सहयोग देश की सुरक्षा, रक्षा और सम्मान के लिए, भरण पोषण के लिए किया है, जितना शोषित हमारा किसान मजदूर था, इस देश के पहले राजा महाराजा हों या गोरे हुए हों या व्यापारी लोग रहे, इनके गठजोड़ ने शोषण ही किया है। तो उनकी आवाज़ बनाई और उठे, तो उनमें हमारे सबसे पहले योगदान जो आता है चौधरी छोटू राम जी का आता है। वो दीन बंधु कहलाए। उन्होंने मज़दूरों को और किसानों की आवाज़ को उठा करके पंजाब में एक पार्टी बना करके सत्ता में रहे और आमूलचूल परिवर्तन किए। साथ में उन्होंने देखा कि हमारे किसान मजदूर खाली इस व्यवसाय के द्वारा अपना आर्थिक स्तर सुधार नहीं सकते, तो उन्होंने परिस्थितिवश जो वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेज़ों का दुनिया में राज था, तो उसमें सेना में हमारे किसान मजदूरों को भर्ती करने का आह्वान किया और हमारे लोग उसमें भर्ती भी हुई। व्यापारी और शहरी लोगों ने इसका विरोध किया, जबकि वे खुद उन गौरों से व्यापार चला रहे थे, व्यापार कर भी रहे थे, लेकिन खुद करें तो ठीक है, दूसरा करे तो नाजायज़ है। तो ये दोहरापन था, लेकिन वो हमारी उनको उस विचारधारा को सफलता मिली। वे हमारे इतने बड़े जनक हैं कि आज जो हम सर्विसेज में किसान के बच्चे हैं तो उनके कारण ही हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर हमारे राजस्थान में भी राजे रजवाड़ों के भेदभाव का जो विरोध किया वो मिर्धा जी थे, कुंभा राम जी थे, और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह जी ने आज़ादी के आंदोलन में जेल भी गए, कांग्रेस पार्टी में रह करके सत्ता में भी नेता मतलब विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और अब किसान मजदूरों के लिए आवाज़ बने और बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किए जब वे सत्ता में रहे। फिर जब कांग्रेस की नीतियों का वो मतलब उनकी नीतियों को लागू ना करने में या विरोध करते थे, तो उन्होंने विपक्षियों से मिल साथ गठजोड़ करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और वो जब पार्टी छोड़ी तो रोए थे। तो इसका मतलब त्रस्त थे उस पार्टी से,
और ये पहली बार थी, तो इसलिए उनका साहस किस लिए बढ़ा, मैं ये इस तरफ इंगित करना चाहता हूँ किसान लोगों को, किसान मजदूरों को, कि भैया ये शहरी लोग आपकी आवाज़ नहीं बन सकते, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इस बात के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ने इसलिए बल मिला, और बल भी ये कारण मिला कि वो भी किसान मजदूरों की आवाज़ उठा रहे थे, वो व्यापारी वर्ग, क्योंकि आज का जो नेता है हमारे समाज का भी या किसान मजदूर, वे किसान के ऊपर पूरा निर्भर नहीं है, लेकिन वे कुछ पद से, धन से, व्यापार से आगे बढ़े हैं, तो वो राजनीति में आए हैं। तो ध्येय उनका भी किसान मजदूरों को इतना प्रॉपर वो नहीं है, वो तो एक भाई क्योंकि उनका नाम लेके तो हमें सत्ता चाहिए ही, लेकिन वो इतने दबंगई से, इतनी मजबूती से जैसे उन लोगों ने करा, ऐसे आवाज़ नहीं उठा पा रहे। कारण ये भी है कि उस समय हम ज़्यादा पीड़ित थे और वो आवाज़ बने। आज हमारे नेता वे रूट लेवल पे काम करके नहीं आते, क्षेत्रीयता, जातीयता बहुत कारण बन चुके हैं अब तो, लेकिन फिर भी वे अगर सत्ता में, आज सत्तासीन पार्टी के साथ हैं और उनके साथ में वे सत्ता का भोग भी कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा या पार्टी पदाधिकारी भी हैं, तो उनमें इतना सुरक्षा का भाव है कि जैसे चरण सिंह चौधरी, छोटूराम जी या मिर्धा जी को समर्थन दिया था समाज ने या किसानों ने, तो वो इनको नहीं लगता कि हमें इतना मिल जाएगा। तो उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि हमें रूट लेवल पे ही काम करना पड़ेगा, तब हमारा समाज, हमारे किसान मजदूर आपके साथ लगेंगे और आप भी तभी बुलंदी से आवाज़ है। तो किसान मजदूरों को भी सोचना पड़ेगा कि लोगों के भाव में ना आए कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये हालांकि पार्टी सत्तासीन भी पक्षपात करती है कि अभी जब 2014 के बाद से हमारे महापुरुषों के जन्मदिन और पुण्यतिथि आती है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ दो शब्द बोलना भी उचित नहीं समझते। इसका मतलब हमें इस योग्य नहीं मानते या हमारे पुरखों को सम्मान नहीं देना चाहते, और हमारे उनके कैबिनेट में या उनकी पार्टी में जो नेता या पदाधिकारी हैं, वो उनका इतना साहस नहीं है कि वे इस बात के लिए झकझोर दें कि भाई आप ऐसा ना करें, हमारा किसान मजदूर आक्रोशित है। उसका अभाव इसलिए दर्शनीय नहीं होता कि जब चुनाव हुए हैं तो उनको, जैसे हमारे इस समय जो नेता हैं पार्टी में, बहुत अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर्मठ हैं। मैं पश्चिम यूपी की बात करूं, यहाँ से नेता हैं जिनके सामने चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र ने चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वजह क्या है कि वो भी यहाँ ऐसे सब मठाधीश हो गए हैं कि सब ने प्राइवेट लिमिटेड बना ली कि हमारा एकाधिकार है किसानों के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आपका अध्याय था वो पूरा हो चुका, परिस्थिति आप बदल चुकी हैं। आपने उस समय अच्छा आपने भी किया, आपके मतलब हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया किया। आपने जितना सामर्थ्य उतना करा, जो नादानियाँ थी उनकी वजह से हमें परेशानी तो हुई है, हमारी घटत हुई है, हमारा सम्मान गिरा है, लेकिन आपने लास्ट टाइम जाते जाते चुनाव में एक बहुत अच्छा काम करके गए थे कि जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने का एक माहौल भी बना दिया था और बन भी गया था। लेकिन सत्तासीन पार्टी जब दोबारा परिवर्तित हुई तो इन्होंने इतनी अच्छी पैरोकारी नहीं करी और हमारा उसमें वो हमारा मतलब अवसर चला गया, और उस अवसर की तलाश में और उस आंदोलन में हरियाणा हमारे 30-32 बच्चे मार भी दिए गए। तो वो भी एक बहुत बड़ा सरकार का मतलब पक्षपातपूर्ण निर्णय था। दर्शन इसलिए होता है कि कश्मीर में तो अब जैसे चल रहा है, अभी शाहीन बाग में इतना बड़ा वो चला, इतनी कठोरता वहाँ नहीं दिखाई गई। वजह क्या थी कि हमारे किसान मजदूर क्षेत्रीयता में बड़े हैं, राज्यवार बड़े हैं, बटे हुए हैं। इकट्ठे होते तो शायद ये सोचने का विषय इनके लिए होता। तो ये अब हमारे इकट्ठा होने का समय है, और अपने नेता जो भाजपा सरकार में हैं उनको बल दीजिए। मैं बता रहा था कि अभी हरियाणा जो मुजफ्फरनगर से जो चुनाव लड़े हैं वो सम्मानजनक चुनाव जीत नहीं थी, तो वह सुरक्षा हो, इतना कर्मठ नेता, सभी का उत्थान की बात करने वाला, शहरी हो, ग्रामीण हो, गरीब हो या मजदूर, अमीर हो या गरीब, सबके लिए आवाज़ बनता है, सबके लिए हर समय उपलब्ध रहता है। इतना कर्मठ समर्पित नेता बड़े सौभाग्य से मिलता है। उसकी पहचान हमारे समाज को या हमारे किसान भाइयों को अभी नहीं है, अभी भी द्वेष भाव रखते हैं। इनको ताकत दीजिए, भाजपा में ये आवाज़ बने। अगर भाजपा हमारा साथ ना दे तो ये मुखरता के साथ चौधरी चरण सिंह जैसा अध्याय शुरू कर दें। तो ये हमारे किसान मजदूरों को सोचना पड़ेगा, और भाजपा सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आप तुष्टीकरण किया है तो आप सत्ता में आए हैं, लेकिन जिन्होंने इस सत्ता में दिलाने में और किसान मजदूरों ने आपको सहयोग दिया है उन्हें बांटिए मत, उनका सम्मान दीजिए, उनके पुरखों को सम्मान दीजिए। हम सम्मान के भूखे हैं, अभाव में भी रह लेंगे, लेकिन अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा ये किसान मजदूरों के नेताओं से भी ये अपील है कि वो किसान मजदूरों की आवाज़ उठाएं। व्यापारिक लोग हों, अच्छी बात है,
लेकिन साथ में आधार आपका किसानों का ही है, मज़दूरों का ही है, तो उस पर ध्यान दें। दोनों पक्षों को ये ध्यान देना ज़रूरी है, किसान मज़दूरों को भी, हमारे नेताओं को भी जो सत्तासीन है, कि भाई आप बुलंदी से आवाज़ उठाएं और ये आभास जनसमूह कराए किसानों का कि नहीं, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो शायद सत्तासीन लोग कुछ परिवर्तित हों। हुआ है, इन्होंने भी, ऐसा नहीं है कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये गलतियाँ करते हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले छाती ठोक करके कहते थे एक नेता इनके कि हमने एक परिवार और एक जाति का यहाँ से वर्चस्व तोड़ दिया है, लेकिन अगले ही चुनाव में ऑक्सीजन पा गए। उसी परिवार का समर्थन लेना पड़ा और उसी नस्ल का भी समर्थन लेना पड़ा, एहसास कराया ना। तो ऐसा द्वेषभाव मत भरिए, हम न्यायप्रिय लोग हैं, किसान मजदूर हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस सहयोग को मत भूलिए कि जो हमने दिया है, माहौल बनाया है, तुष्टीकरण का विरोध हम ही नहीं किया है, नहीं तो अन्य लोगों का भी यहाँ सत्तासीन पार्टी, उस समय सपा सरकार, उससे पहले बसपा सरकार लोगों के साथ क्या भेदभाव और क्या अत्याचार करती थी, क्या बहु बेटियों का अपमान होता था, कोई बोल नहीं पाता था। जिस दिन हमारी बेटी की तरफ उंगली उठाई उसका हमने जवाब दिया। आपका भी एहसान है कि आपने हमसे सहयोग किया, लेकिन तुमने सहयोग उसका किया जो मजबूत था, कमज़ोर के साथ आप भी नहीं लग पाए। लगते तो आप वो इतना अच्छा रिजल्ट कोई नहीं दे पाया जितना हमने परफॉर्म किया, और हमने बुलंदी से आवाज़ उठाई और उत्तर भारत में जन सैलाब के द्वारा आपको समर्थन दिया गया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो ऐसे ही दोबारा से चिंतन का विषय सभी के लिए ही है, समाज के लिए भी है, सत्तासीन पार्टी के लिए भी है, सत्ता में हमारे लोग जो सत्ता में हैं उनके लिए भी है कि आप रूट लेवल पे ज़रूर जाइए। उनका समर्थन के बिना आप ये कुछ दिन पद पर जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे, चौधरी छोटू राम जी जैसे, मिर्धा जी जैसे, कुंभाराम जी जैसा सम्मान और किसानों के लिए करने की आवाज़ तभी बनोगे जब आप उनके बीच में रहोगे। और उनमें हमारे नेता हैं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर से में बहुत अच्छी किरण नज़र आती है। ताकत दीजिए इनको, जिससे कि ये भाजपा के प्लेटफार्म पर बुलंदी से आवाज़ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को और मर्म को समझना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।